Hello, good morning to all of you. Let's continue chapter number 4 Chemical Kinetics. Or kinetics. In previous video, we discussed about integrated rate equation. That's right. और integrated जो rate equation था वो भी हमने जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन थी उसके लिए डिस्कस किया था, हाफ लाइफ डिस्कस किया था, और उसके बाद उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टुडेज अवर टॉपिक इज integrated rate equation for first order reaction. Integrated rate equation for first order reaction. अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की कोई रिएक्शन है तो उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, मान लीजिए आपके पास में कोई हमारे पास में कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और इस रिएक्शन को मैंने ऐसे लिखा कि ये आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है इसे अज्यूम कर लीजिए कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। दैट्स राइट। चलिए, अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाटाज अप्लाई करें तो देखिएगा, डाटाज को अगर अप्लाई करें तो हम कह रहे हैं कि जब कंटेनर आपने लिया या वैसल आपने कोई ली और उसके अंदर आपने जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को जब आपने इसके अंदर फिल किया, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट है, तो जब टाइम जो था आपका वो टाइम जीरो था। याद रखना है, जब आपका जो टाइम जो था वो ज़ीरो टाइम था। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगा जीरो। जब टाइम जीरो था इसका मतलब इसमें केवल रिएक्टेंट ही प्रेजेंट था। दैट्स राइट। तो उस समय यहाँ जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो हमने किससे लिखा है, आर नॉट से। आर नॉट क्या है, दैट इज इनिशियल concentration of reactant, that is initial concentration of reactant is R0। that's right। उसके बाद थोड़ी देर रिएक्शन होती है, जब रिएक्शन होगी तो ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑब्वियसली जो R0 है ये कम होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन। तो जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जब यही जो टाइम है, टाइम जो था ये टाइम आपका t हो गया, पहले जीरो था, अब टाइम कितना हो गया, t सेकंड जो है वो टाइम हो गया है। तो थोड़ा सा मैं इसे अभी नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि ये अभी हमें काम आएगा। जब टाइम जो था ये टाइम कितना हो गया है, t हो गया है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन जो बची हुई है वो बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है, r। दैट्स राइट। ये जो r है कंसंट्रेशन, इसको मैं कह रहा हूँ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बची हुई जो कंसंट्रेशन वो है R। दैट्स राइट। अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना चाहूँ कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग तो आप क्या कहोगे, उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे कि सर इस रिएक्शन का जो रेट है वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डाटा यहाँ पर अप्लाई करके, ठीक है, और मैं यहाँ से एक्सपेरिमेंटल डाटा अप्लाई करके और यहाँ से अगर मैं इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखूँ तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट लो जो एक्सप्रेशन है वो रेट लो एक्सप्रेशन यहाँ से आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जब यहाँ लॉ ऑफ एक्टिव मास और रेट लो एक्सप्रेशन लिखोगे तो जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है ना, कब रेट निकाल रहे हैं, ये रेट निकाल रहा है इस टी टाइम पर।
किसी भी टाइम पर रिएक्शन का जो रेट होगा वो उस टाइम पर जो रिएक्टेंट बचा हुआ है ना उसकी कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसके बाद अगर आप रिएक्शन का रेट निकालोगे तो उस टाइम पर जो इसका कंसंट्रेशन बचेगा ना उसके ऊपर रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा। तो टी टाइम पर आप रिएक्शन का रेट निकाल रहे हो, टी टाइम पर जो रिएक्शन का रेट होगा वो टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और लॉ ऑफ एक्टिव मास लगाओगे तो ये आएगा। और फिर जब हम इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमने पहले ही कहा है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसलिए रिएक्टेंट की जो पावर है वो कितने रहेगी, 1 रहेगी। ये इसका क्या बनेगा, ये बनेगा इसका रेट लो एक्सप्रेशन, दैट इज रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको अगर मैं और आगे लिखूं तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाना पड़ेगा कि दैट इज रेट कांस्टेंट, और आ जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कौन सी वाली, जिस टाइम पर रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पर। अगर आप इनिशियल टाइम पर रिएक्शन का रेट निकालोगे यहाँ पर तो फिर इनिशियल कंसंट्रेशन आपको यूज करनी पड़ेगी R0, दैट्स राइट। ये लीजिए, और पावर कितनी रहेगी, 1। तो 1 पावर आप लगाएं चाहे ना लगाएं। इसे आपने इक्वेशन नंबर क्या कहा हुआ है, 1, और इसे क्या कहा हुआ है, 2, दैट्स राइट। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों से, बोलिए दोनों से क्या हो जाएगा, तो दोनों से आपका हो जाएगा, दोनों से आपका हो जाएगा कि सर माइनस dr/dt, ये इज इक्वल हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी इक्वल है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसके भी इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के रिएक्टेंट की पावर 1, और पावर 1 आप यूज करो चाहे ना करो। तो ये आपके पास जो आ गई है दैट इज डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, दैट इज differentiated rate equation for first order reaction। ये किसके लिए आ गई है, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, याद कीजिए, जीरो ऑर्डर के लिए बस केवल इतना सा चेंज आया था, प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि यहाँ रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है ना, तो यहाँ पर जो ऑर्डर था वो जीरो था, तो रिएक्टेंट की पावर कितनी हो गई थी, यहाँ जीरो हो गई थी, बस केवल इतना चेंज आया था, दैट्स राइट। ये डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन आ गई है। लेकिन ये जो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है हमने कहा ये किसी ज़्यादा काम की नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए, दैट्स राइट। हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लाएं, तो ये जो आपके पास आ गई इसका क्या करा दीजिए, इंटीग्रेशन करा दीजिए। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन या टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसका क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है, जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले आप थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, अभी मत कीजिए, थोड़ा सा इसे अरेंज कर लीजिए। अरेंज क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन उधर ले जाइए, जब नेगेटिव साइन उधर ले जाओगे तो इधर क्या बच जाएगा आपके पास, इधर बचेगा dr/dt इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इधर आ गया और k और r, ये लीजिए, ये आपके पास आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बस राइट। ये लीजिए, अब इसका क्या कर दीजिएगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आपके पास आएगा, ये है आपके पास dr/dt। अभी भी गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई है, सुनिएगा, अभी इंटीग्रेशन मत कीजिए, इंटीग्रेशन हम बाद में करा लेंगे। ठीक है, पहले ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन करा देते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, अरेंज ऐसे कर लीजिए, ये जो r है ना, इस r को इधर ले आइए, dt को उधर ले जाइए, तो यही इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी dr/r इज इक्वल टू माइनस k, और k के पास कौन चला जाएगा, k के पास चला गया है dt। यहाँ लीजिए, बस आपने क्या किया, यहाँ से r को यहाँ ले आए, dt को वहाँ ले गए, दैट्स राइट। ये आपके पास आ गया dr/r। dr भी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, और r भी चेंज इन कंसंट्रेशन है, दैट्स राइट। ये आ गया। अब इसका क्या करा दीजिए, इंटीग्रेशन करा दीजिए।
अब आपको इसका इंटीग्रेशन करा देना है, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ से dr/r, इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपके पास आएगा dr/r, दैट्स राइट, इज इक्वल टू क्या है, -k डॉट dt, ठीक है, डॉट dt। इंटीग्रेशन करा दिया आपने, इंटीग्रेशन करा देते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी इंटीग्रेशन करा दिया और इसका भी इंटीग्रेशन करा दिया। कह लीजिए dr/r का इंटीग्रेशन कराएंगे तो बताइएगा क्या आता है। dr/r का इंटीग्रेशन कराते हैं तो आपके पास आता है ln r, di/r का इंटीग्रेशन कराते हैं तो आपके पास आएगा ln r, दैट्स राइट, इज इक्वल टू, माइनस का जो साइन है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ऐसा फिजिक्स में कहीं पढ़ोगे, माइनस का जो साइन है उसका माइनस ही रहेगा, k का k ही रहेगा, dt का t हो जाएगा, और साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट आपने यूज किया है वो आपने करना है यहाँ से c या i, कुछ भी आप लगा सकते हो। ये लीजिए, ये जो आपके पास आ गई है दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन थी उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। यहाँ से c जो आया है, व्हाट इज c हेयर, c जो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c जो है आपका यहाँ से दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c जो है दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आ गई है ना, इस इक्वेशन से इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव करना है। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिमूव कर दीजिए। इसको कैसे हटाएं भाई, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को कैसे हटाएं, तो इसको हटाने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको इनिशियल स्टेट में लेके जाइएगा। इनिशियल स्टेट में कैसे लेके जाएं, तो देखिएगा आप लिखोगे इन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में देखिएगा यहाँ से दो चीज़ है, एक तो है आपके पास में ये टाइम, कि तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, टाइम, और दूसरा है कि कंसंट्रेशन, यही तो है। तो इनिशियल स्टेट में लेके जाओगे तो इनिशियल स्टेट में जो टाइम था, देखिएगा इनिशियल स्टेट में जो टाइम था वो कितना था, 0। तो फिर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, R0। तो जब टाइम आपका 0 होगा, याद कीजिए ऐसा ही हमने 0 ऑर्डर के रिएक्शन में भी किया है, जब टाइम आपका 0 है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है R, ये कितनी होगी, R0 होगी। बस ये लो, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो ये इक्वेशन कहाँ चली जाएगी, इनिशियल स्टेट में चली जाएगी। तो t की जगह 0 रखो और r की जगह R0, तो यही इक्वेशन आपकी इनिशियल स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको इनिशियल स्टेट में ले करके जाते हैं। इनिशियल स्टेट में जब ले जाएंगे तो ln, ठीक है, और उसके बाद r की जगह क्या लिखना है, R0, इनिशियल कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू आपका रहेगा -k इंटू t, टाइम कितना है, 0, ठीक है, और प्लस में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा c। जब आप इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 और 0 को c में जोड़ेंगे तो c, तो बताइएगा यहाँ से क्या आ गया, जो आपका ln r आ गया है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इज इक्वल टू हो जाएगा जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c के बराबर हो जाएगा। क्या लीजिए दैट्स राइट। अगर आप ऐसा भी नहीं समझते हैं, ऐसा भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे कर्व के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कर्व बनाएंगे लेकिन इससे पहले यहाँ समझ लेते हैं। ये हो गया है। अब देखो ये जो आपके पास आया है इक्वेशन नंबर 1 2 3 कह सकते हैं इसे, और ये जो आपके पास आया है इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 से c का जो वैल्यू है उसे वहाँ ले जाके फिट कर दीजिए। दैट्स राइट। c को जैसे वहाँ ले जाके लिखोगे, बोलिएगा क्या आ जाएगा, ln r इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है, और प्लस में c की जो वैल्यू आई है वो लिख दीजिएगा। क्या आई है, c की वैल्यू आई है ln r0।
ये आपके पास आ गई है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे क्या कह दीजिए, 5 कह दीजिए। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, थोड़ा सा अरेंज करना है तो एक काम कीजिए, ये जो KT है नेगेटिव वाला इसे इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसे उधर ले जाइए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यही इक्वेशन अरेंज होके आ जाएगी कि माइनस वाला इधर आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा। तो KT इज इक्वल टू, KT इधर ले आए, उसको उधर ले गए, तो ऑलरेडी उधर क्या बैठा हुआ है, ऑलरेडी उधर जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है ln r0, और ये जब उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा ln r, है लीजिए, दैट्स राइट, दैट इज KT आ गया है। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिएगा, और आगे सॉल्व करना है, चलो इधर ले जाता हूँ बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका ln r0 और ln r है, आपको याद है ln जो होता है ये log का ही फॉर्म है। ठीक है, और log में क्या फॉर्मूला लगता है, आपको याद होना चाहिए, log का जो फॉर्मूला है यहाँ से वो आपको याद होगा, अगर log m/n लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log m और फिर माइनस log n, या ऐसा अगर लिखा है तो उसे ऐसा लिख सकते हैं, और ये दोनों माइनस में है ना तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा हमारा KT इज इक्वल टू ln r0 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा r, ये लीजिए। अब यहाँ से आपको याद होना चाहिए, इस ln को हटा सकते हैं, तो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर आप कहीं पर भी ln को हटाना चाहते हैं, ठीक है, ln जो होता है बेटा एक्चुअल में ये log e बेस होता है, तो इस log e बेस को हटाना चाहते हो, नेचुरल log को हटाना चाहते हो, और अगर आप इसे log 10 के बेस में लिखना चाहते हो तो आप इसे 2.303 से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ln को हटाना है तो आपको ये लिखना होता है, यहाँ से ln को हटा दीजिए, जब आप यहाँ से ln को हटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा KT इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, KT इज इक्वल टू आ जाएगा, KT इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2.303 log r0 अपॉन r, दैट्स राइट। और उसके बाद अगर आप इसको k को कैलकुलेट करना चाहते तो t का भी डिवाइड लगा दीजिए, तो k इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2.303 log r0 डिवाइडेड बाई r, और डिवाइड किसका लगा दिया आपने यहाँ से, t का, लीजिए, ये आपके पास आ जाएगी, दैट इज फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, 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 ये सारी की सारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ही हैं। कहीं पर से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपके पास आ गई फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपके पास में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू होनी चाहिए। r0 क्या है, इनिशियल वैल्यू, r क्या है, फाइनल वैल्यू, और t क्या है, लगने वाला टाइम। दैट्स राइट, मतलब ये कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको बोल दिया जाए कि स्टार्टिंग में जब टाइम कितना था 0, उस समय आपके पास इसके 100 मोल पर लीटर थे, कंसंट्रेशन हो गई इनिशियल वाली। फिर आप बोलोगे कि 20 सेकंड में 20 सेकंड हो गए, तो 20 सेकंड के बाद में ये जो बचा है, ये बचा है 60 मोल पर लीटर, ये लीजिए इतना बच गया। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई आपके पास में, दैट इज़ R0। ओके, ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गई, बचने वाली कंसंट्रेशन, दैट इज़ R, और ये हो गया लगने वाला टाइम, दैट इज़ T। अब यहाँ से अगर इन तीनों वैल्यूज़ को रख दिया जाए तो आपके पास ये जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा।
दैट्स राइट। इस तरीके के बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सिलेबस में आप सबको सॉल्व करने हैं। हम भी कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछे जाते हैं। वो पूछे जाते हैं इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं, ग्राफ से रिलेटेड। तो अभी हम इनके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन लिखी है इसका कर्व देखिएगा क्या आने वाला है। ये आपके पास आई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें क्या है, ln r है इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आपके पास में माइनस का k और फिर कौन है t, दैट्स राइट t, और फिर कौन है प्लस में है c। लीजिए अब ये जो आपके पास लिखा है इसे देख लीजिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी होता है। दैट इज लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। अब यहाँ से देख लो y क्या है, y जो है वो आपका है ln r और x जो है वो क्या है t, और आपको कर्व भी इन दोनों में ड्रा करना होता है। तो यहाँ से आप एक कर्व ड्रा कर सकते हो, दैट्स राइट। ये कर्व ड्रा हो जाएगा। इधर आपने y लेना है और इधर आपने क्या लेना है, x एक्सिस लेना है। अब बोलिएगा और y एक्सिस पे क्या लेना है, x एक्सिस पे क्या लेना है। तो जो y एक्सिस है आपका उस पर आपको लेना है ln r। तो यहाँ पर आप जो लेंगे वो लेंगे ln r, ये आपको इस एक्सिस पर लेना है। r क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, बचने वाली जो कंसंट्रेशन थी ना वो, ठीक है, उसका log ई बेस, दैट्स राइट। ये इधर लेना है। x पे क्या है, टाइम, तो टाइम जो है वो टाइम आप इधर लेंगे, दैट्स राइट। ये लीजिए कैसी लाइन आने वाली है, लाइन स्ट्रेट आएगी या तो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। कैसे लाइन आएगी तो ये आपका डिसाइड करेगा कौन, m जो होता है ये क्या होता है, ये बताता है स्लोप को। स्लोप जो है वो देखिएगा क्या है, स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव में लाइन कैसे आने वाली है, नेगेटिव में जो लाइन है वो आपकी इस तरीके से आएगी, दैट्स राइट। और ये जो लाइन है, इस लाइन का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, इस लाइन का ये एंगल अगर कैलकुलेट कर लें, यही तो स्लोप बताएगा। ये एंगल कम है तो स्लोप क्या होगा, कम होगा। ये एंगल ज़्यादा है तो स्लोप क्या होगा, बड़ा होगा, दैट्स राइट। तो ये एंगल है, यही स्लोप बताता है, इस एंगल। और ये जो एंगल है इसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, ये वाली और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, तो आपके पास बेस भी आ जाएगा और परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। तो हम ये जो वैल्यू एंगल है ये हम tan थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, tan थीटा, दैट्स राइट। और ये जो थीटा आया है यही इसका क्या होगा, स्लोप होगा। और जो स्लोप होगा वही किसके इक्वल होगा, स्लोप जो है वही माइनस के इक्वल होगा, दैट्स राइट। स्लोप जो है वही माइनस के इक्वल होगा। अब देखिएगा, अब अगर आप ये जो कर्व की लाइन है, अगर इस कर्व की लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करो, तो कर्व की लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर होगा क्या, ये कर्व की लाइन है, इसको अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट करो ऐसे, तो देखिएगा टाइम क्या होता जा रहा है, टाइम इधर जाने पर देखो इधर टाइम क्या होगा, 0। तो जैसे जैसे इसको प्लॉट करते जाओगे, यहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ टाइम 0 हो जाएगा। और बताइए 0 टाइम पर तो क्या था, तो 0 टाइम पर तो जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी या नहीं थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0 टाइम पर। और ये जो इंटरसेप्ट होता है आपका c, यही तो होता है c। तो देखिएगा c जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को बता देगा कब, जब t 0 हो जाए। तो हमने यही तो कहा था कि जब आप यहाँ से टाइम को 0 कर दोगे तो जो आपका c है, ये c ने किसको रिप्रेजेंट किया था, इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया था, दैट्स राइट। तो यहाँ से जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो था ये c आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया था, ये आपके पास नई वैल्यू आ गई थी, ये लीजिए। अब यहाँ से कर्व बना सकते हैं। अब देखिएगा ये जो लिखे ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है। क्या लिखा है लीनियर इक्वेशन में, देखिएगा लीनियर इक्वेशन में लिखा है आपका ln r इज इक्वल टू माइनस के टी, प्लस में क्या लिखा है, प्लस में लिखा हुआ है ln r नोट, ये लीजिए हो गया है। अब ये क्या बन गया आपका, ये आपके पास हो गया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। कर्व बनाना है y और x में, कर्व बनेगा किस में, ln r यही तो है, और x क्या है, x से यहाँ से t, तो ln r और t के बिटवीन कर्व बनेगा, ये लीजिए,
ठीक है। ये क्या बताएगा, स्लोप। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, यही आने वाला है, बस सी चेंज हो जाएगा। सी जो है वो सी किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ln r नोट के बराबर। तो यहाँ से जो इंटरसेप्ट आएगा ये सी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका ln r नोट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ ये कट करेगा ये कंसंट्रेशन आपकी होगी ln r नोट। ले लीजिए, दस राइट। तो सेम जो कर्व है वो होगा इस और इसके बीच में, इस इक्वेशन का, दोनों का। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका निकाल सकते हैं, यह जो इक्वेशन इसका निकाल सकते हैं, ये जो इक्वेशन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का कैलकुलेट करते हैं, ये पूछा जाता है बहुत बार। ये इक्वेशन जो है ये क्या कह रही है, इसको देखिएगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी कह रही है कि आपके पास क्या है, ये इक्वेशन कह रही है आपके पास में है ln r नोट बाई r, दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो और फिर उसका नेचुरल लॉग इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आपके पास में है, इज इक्वल टू जो है वो है आपके पास में के टी। लीजिए, अब अगर आप इसमें जीरो ऐड कर दे तो आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो ऐड कर दिया तो फिर से आपके पास लीनियर इक्वेशन हो गई है। क्या हो गई लीनियर इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू दैट इज mx प्लस में c। अब कर्व किस किस में बनाते हैं, y और x में बनाते हैं। तो ये लीजिए, आपकी बार कर्व ड्रा कर देते हैं। ये लो, ये आपके पास क्या हो गया है y और ये आपके पास हो गया है x। y जो एक्सिस है उस पर क्या लेना है आपने, y जो एक्सिस है उस पर आपने लेना है ln r नोट बाई r। ये लीजिए, ये आपने इधर लेना है, और x जो एक्सिस है उस पर क्या लेना है, x पर आपको लेना है t, तो इधर आपने t लेना है। ये लो, हो गया। अब कैसी लाइन आएगी, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो ये आपका कौन डिसाइड करेगा, m। यही तो बताता है स्लोप, और स्लोप देखिएगा कौन है, k, और स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है, स्लोप जो है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव स्लोप है आपको याद होना चाहिए ऐसे। तो जो कर्व की लाइन है वो ऐसे आएगी, कर्व की जो लाइन है वो आपकी इस तरीके से आने वाली है। या लीजिए, अच्छा अब देखिएगा जो इंटरसेप्ट है सी वो क्या है, जीरो। जीरो होने का मतलब क्या होता है, जीरो होने का मतलब होता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास होगी, ये इसके ओरिजिन से पास होगी ये लाइन। या लीजिए, ये आपका कर्व हो गया है। अब बताइएगा ये जो लाइन आई है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, तो इस लाइन का आप क्या निकाल लीजिए, एंगल निकाल लीजिए tan थीटा, यही तो होगा इसका स्लोप। और ये स्लोप किसके इक्वल होने वाला है, जो ये जो स्लोप है ये स्लोप इक्वल होने वाला है ओनली के इक्वल होने वाला है, के। दस राइट, ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया, उस क्वेश्चन को भी सुन लीजिए। एक बार क्वेश्चन क्या आया, देखो एक बार जो क्वेश्चन आया, ये इक्वेशन आपके पास बनी हुई है। अब इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन का कर्व कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करूं, अगर अरेंज करूंगा तो ये जो इधर 2.303 लिखा है, इसका मुझे इधर डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा इधर क्या बच गया, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर मेरे पास बचा है क्या, log r नोट बाई r, यही तो बचा इधर, उसको मैंने उधर ले जाकर डिवाइड लगा दिया। इज इक्वल टू क्या हो गया है, इज इक्वल टू हो गया है k डॉट टी, और डिवाइड किसका लगाया हुआ है, 2.303 का। ठीक है ना, पिछली बार जो प्री बोर्ड एग्जाम था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया, यही कर्व आपका जो था वो आया, बस हमने क्या किया है, इसका इधर डिवाइड लगा दिया है। ये लीजिए, अब फिर से ये लीनियर इक्वेशन हो गई है। कैसे हो गई है, चेक कर लीजिए। दैट इज y इज इक्वल टू m दैट इज x, और ये जो k और t मल्टीप्लाई है ना, इसमें जीरो ऐड कर दो, दैट इज c। हो गया। अब कर्व किस किस के बीच ड्रा करना है आपने, अब जो कर्व ड्रा करना है वो कर्व ड्रा करना है आपने y और x के बिटवीन, हेयर y एंड हेयर x। y पर आपने क्या लेना है, y पर जो है वो आपने लेना है log r नोट बाई r, तो यहाँ पर आप लेंगे log r नोट बाई r। ये लीजिए, यहाँ पर ln है, याद रखना है, यहाँ पर log है, दोनों में अंतर है, ये वहाँ ln है या log है। ठीक है, और इधर क्या लेना है आपने, इधर लेना है अपने t। कर्व कैसा आएगा, कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कहाँ से डिसाइड होगा, स्लोप से। स्लोप क्या है आपके बार, स्लोप जो है वो है ये। ठीक है, स्लोप ये है, तो स्लोप पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे आने वाली है। और इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, तो ये लाइन कहाँ से जाने वाली है, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से जाने वाली है, यहाँ से। या लीजिए, और इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये स्लोप ही पूछा गया, जो स्लोप होगा थीटा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा k बाई 2.303 के इक्वल होगा।
स्लोप इज इक्वल विद के बाई 2.303 के इक्वल होगा। दैट्स राइट। ये वाला जो स्लोप है ये के बाई 2.303 के इक्वल होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया प्री बोर्ड में लास्ट ईयर। तो इनमें से कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है, बस आपने तो क्या करना है, कोई सी इक्वेशन हो उसको लीनियरली अरेंज कर लेना। लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। कर्व जो है वो किस में बनाना है आपने, y आपने, और x जो है उसमें कर्व बना दीजिए। दैट्स राइट। अब जो बच गया है वो आपका स्लोप होगा, उसे देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट को देखना है। इंटरसेप्ट अगर आपका कैसा है, 0 है तो ओरिजिन से, और 0 नहीं है तो फिर वो साइड से, जहाँ एक्स्ट्रा प्लॉट पर कट करेगा वो इंटरसेप्ट आ जाएगा उसका। तो ये आपके पास में क्या आ गई है, ये आपके पास में आ गई है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन थी उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके पास ये आ गया है। ठीक है, ये इसका पूरा डेरिवेशन हो गया है। अब डेरिवेशन वैसे तो नहीं पूछा जाता है, बट डेरिवेशन के अंदर ये इतनी सारी जो इक्वेशंस बनी है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से सी की वैल्यू रखी है, फिर ये आ गई है, ये सब के सब काम के फॉर्मूले हैं। हालांकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो केवल आपको ये फार्मूला ही यूज होगा। न्यूमेरिकल में केवल ये फार्मूला जो है ये ही काम आने वाला है। फिर ये फार्मूला कहाँ काम आएंगे, ये इक्वेशन, ये तो जब कोई क्वेश्चन कर्व के फॉर्म में आपको दिया जाएगा ना, तब आपके ये इक्वेशंस जो हैं ये काम आएगी। कर्व के फॉर्म में अगर कुछ दिया है तो फिर आपकी ये जो इक्वेशंस है ये काम आने वाली हैं, ये आपको याद रखना है। दैट्स राइट। चलें, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम ले लीजिए। अब ये आपके पास में रिएक्शन थी, अब इसका हम हाफ लाइफ टाइम पढ़ते हैं। हाफ लाइफ टाइम में होता क्या है, आपको याद होना चाहिए हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम जो होता है बेटा, हाफ लाइफ टाइम वो तो होता है वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाए। तो हाफ लाइफ जो टाइम होता है बेटा, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ जो टाइम होता है बेटा, इसको हम किससे लिखते हैं, टी हाफ से। तो देखिएगा, जब कंसंट्रेशन जब टाइम 0 था, इसका मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में 0 टाइम पर उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था वो था R0। फिर रिएक्शन होते रहे, टी टाइम पर उसका कंसंट्रेशन जो बचा वो बचा R0। हाफ लाइफ टाइम में क्या होगा, वो टाइम पीरियड, तो जो हाफ लाइफ टाइम है उसको मैंने लिखा है टी हाफ से। इसमें क्या होगा, इसके अंदर टी हाफ से लिखा है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बची हुई जो कंसंट्रेशन है आर, वो किसके इक्वल होगी, बची हुई कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बचेगी। केवल 100 मोल अगर आपने लिया है तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो 50 रहेगी। 80 लिया है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 40 रहेगी। तो हाफ लाइफ टाइम जब इसका हो जाएगा तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है आर, वो होगी इनिशियल का हाफ। तो अब आप दोनों वैल्यूज रख दीजिए। क्या, जो आपका जब आपका टी जो है, टाइम जो है वो जब टी हाफ होगा, हाफ लाइफ टाइम जब हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन है आर, ये आर शुड बी इक्वल विद R0 बाई 2 होगा। दैट्स राइट। अब ये दोनों के दोनों वैल्यूज रखिए जी। कहाँ पर रखना है दोनों वैल्यूज को, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके पास आया है उसमें रख दीजिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आया हुआ है बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके पास आया हुआ था कि रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और लॉग, और उसके बाद में क्या था, ऊपर जो था वो था उसका इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे जो था वो था उसका फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन ये लीजिए। जब टाइम जो था ये हाफ लाइफ टाइम के इक्वल हो जाएगा तो रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन है आर, ये इनिशियल की हाफ हो जाएगी। दोनों वैल्यूज को वहाँ रख दीजिए। जब दोनों वैल्यूज को वहाँ पर रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम जो था, इस टाइम को आप क्या लिखोगे, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम, और लोग इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल तो वही है और वही लिखना है,
बस फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बचने वाले रिमेनिंग कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ, तो इस इनिशियल का हाफ लिख दीजिए इसे R0/2, ये लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 को ऊपर ले जाएंगे, R0 से R0 कट जाएगा, क्या बचने वाला है, तो अब आपके पास बच जाएगा रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। और क्या बचने वाला है, और बचेगा आपका log, ठीक है, और क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। log 2 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, तो अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ, ठीक है। और log 2 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको याद होगा log 2 का जो वैल्यू है वो होता है 0.3010। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ, ले लीजिए। अब अगर आप यहाँ से T हाफ कैलकुलेट करना चाहते हैं, T हाफ को वहाँ ले जाएं, K को यहाँ ले आएँ, तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई K, दैट इज हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम। अब देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम है ये T हाफ, ये केवल देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और K क्या है, ये रेट कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ये रिएक्टेंट की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, ना इनिशियल फाइनल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी भाई। चाहे आपने थोड़ा सा रिएक्टेंट लिया है तो भी उसका T हाफ जो है वो उतना ही रहेगा, और ज़्यादा अमाउंट लिया है तो भी जो T हाफ है वो उतना ही रहेगा। दैट्स राइट, रिएक्टेंट की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन क्या, लेकिन अगर आपको याद हो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन थी उसके अंदर जब आपने T हाफ कैलकुलेट किया था, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जब आपने T हाफ कैलकुलेट किया था तो ये होता था उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस उसका फाइनल कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाई होता था 2K। दैट्स राइट, तो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन था वो उनकी अमाउंट पर डिपेंड किया करता था। दैट्स राइट, दैट इज सॉरी ये गलत हमने फॉर्मूला लिखा है। T हाफ इज इक्वल टू होता था R0/2K, ये होता था, ये तो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन होती थी, T इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता था। और यहाँ से 2 और K कांस्टेंट है ना, तो इसको हटाते थे तो आता था T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन थी उसका जो T हाफ होता था वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, मतलब अगर आपने रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा लिया तो T हाफ ज़्यादा, कम लिया तो कम। बट फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर देखिएगा जो T हाफ है ये इक्वल है किसके, 0.693 अपॉन K के। तो इस फॉर्मूला में कहीं कंसंट्रेशन यूज ही नहीं है, बस रेट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो T हाफ कांस्टेंट ही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि कौन सी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा किसका T हाफ। तो याद रखना है जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है इट डिपेंड ऑन देयर इनिशियल कंसंट्रेशन, बट हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर इनिशियल कंसंट्रेशन। अब अगर इन दोनों का कर्व बनाएं तो देखिएगा इन दोनों का कर्व कैसा आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार, इधर आपको दिया गया है T हाफ और इधर आपको दिया गया है R, ठीक है, इधर आपको दिया गया R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, यह लीजिए।
टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन। अब अगर कर्व ड्रा किया जाए तो देखिएगा जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसमें तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो प्रोपोर्शनल का कर्व तो कैसा आता है, ऐसा आता है, दैट्स राइट। और जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन उसमें टी हाफ जो होता है ये आर नोट पर डिपेंड नहीं करता, टी हाफ की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे आप थोड़ा लीजिए या बहुत ज़्यादा लीजिए, कितना ही लीजिएगा, ठीक है ना, टी हाफ जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। लीजिए ऐसा कर्व उसने बनाया एक क्वेश्चन में और बोला कि ए और बी ये टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के कर्व हैं। अब इन कर्व को देख करके डिसाइड कीजिए कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का है और कौन सा जीरो ऑर्डर का है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि जहाँ ये प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये जो कर्व है ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, और ये कांस्टेंट वैल्यू है टी हाफ की, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट कर्व फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट कर्व फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम, और फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके कर्व्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है ये आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं आता है, फिर कह रहा हूँ एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं आता है। आप ये सोचे सर एग्ज़ाम में डेरिवेशन आएगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा डेरिवेशन, बट एग्ज़ाम में क्या होता है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछ लेता है, ठीक है, कर्व से पूछ लेता है, इनमें से किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन जो है वो याद होना चाहिए, बिल्कुल इसी टेक्निक्स इसी ऑर्डर के अंदर आपको ये जो डेरिवेशन है ये याद रखना है, ठीक है। दोबारा से आप समझ सकते हैं, ये आपके पास में कोई रिएक्टेंट था, आर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, जीरो टाइम पर उसका कंसंट्रेशन आर नोट था, फिर टी टाइम पर आर हो गया, हमने उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, फिर हमने उसके ऊपर रेट लो एक्सप्रेशन अप्लाई किया, दोनों को कंबाइंड करके लिखा तो हमारे पास डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन थी उसको अरेंज किया, माइनस को उधर ले गए, फिर आर को इधर लाए, और उसके बाद में ये जो इक्वेशन आई इसका हमने कराया इंटीग्रेशन कराया तो आपके पास में ये आ गया। इसके बाद यहाँ से जो सी आपका आया इस सी को आपने हटाना है, तो उसके लिए आपने उसको इनिशियल स्टेट में ले गए, इनिशियल स्टेट में लेने पर सी आ गया, सी को वापस रखा तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई। इसमें ln था, ln को हटा के हमने उसको log tan बेस में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इनके जो कर्व बने थे वो कर्व हमने ड्रा किए, इसका ये इसका ये इसका ये। बस आपको तो क्या करना है, केवल वो जो इक्वेशन आपको दी हुई है ना उस इक्वेशन को आपने तो y = mx + c के फॉर्म में लिखना है, कर्व अपने आप आपका तैयार है, आपका आ जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके पास आ गया था, फिर आपको निकालना था इसका हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा हाफ लाइफ टाइम में जो टाइम है उसको टी हाफ लिखेंगे, और जो उसका रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का क्या होगा, हाफ होगा। दोनों वैल्यूज़ को उठा करके हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो थी ये वाली, इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ को उठा करके रख दिया, ठीक है ना। और दोनों वैल्यूज़ को जैसे यहाँ पर उठा करके रखा, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये पूरा का पूरा कुछ काम का नहीं है, बस केवल काम की जो चीज़ है वो है ये वाली चीज़, ये आपका काम का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से हमने एक चीज़ समझनी है, यहाँ से अंडरस्टैंड हमने किया कि टी हाफ नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फिर हमने जीरो ऑर्डर के जो रिएक्शन था उसके साथ इसको कंपेयर भी किया है। कंपेयर करने के बाद हमने कर्व्स बना दिए हैं, दैट्स राइट। ये आपका हो गया है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन जो है बेटा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर इन अ सेकंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन। पहली बात उसने कही है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और उसमें क्या हो रहा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर, डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और उसका जो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर
इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, डाइमर के फॉर्मेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दिया हुआ है, कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको दिया हुआ है 9.5 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स लीटर पर सेकंड। ले लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का तो यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये लीजिए, ठीक है। और एट 0.01 मोल पर लीटर मोनोमर कंसंट्रेशन, जो आपका मोनोमर है उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोनोमर जो है उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और वो जो कंसंट्रेशन दिया है वो दिया है 0.01 मोल पर लीटर, ये लीजिए। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, क्या कैलकुलेट कीजिएगा, जो रेट कांस्टेंट है उस रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कीजिए। क्या क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक सेकंड, अपने आप उसने दिया है आपको, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए डाइमर क्या होता है, देखना, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो ए, ऐसे ये रिएक्टेंट आपके पास में है, जब रिएक्शन हो तो जो प्रोडक्ट जो बन रहा है उस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ये ए के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए और ये बना एक डाइमर, ऐसे ये दोनों कंबाइंड हो गए तो ये बन गया दूसरा डाइमर, ये दोनों कंबाइंड हो गए तो ये बन गया तीसरा डाइमर। इस तरीके से डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स राइट, डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि आपके पास में क्या है 2A, ये लीजिए, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इसका जो डाइमर है वो बन रहा है, डाइमर जो है उसको मैंने क्या लिख दिया है A2, ये आपके पास में डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर इसका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन कितना हो, इसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोल पर लीटर, ये इसका कंसंट्रेशन है, दैट्स राइट। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसका ये है, तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर दीजिए। अब आपको इसके दो चीज़ लगानी पड़ेगी, आपको पहले इसका लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या लिखना है, देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, दैट्स राइट। या फिर क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन चेंज इन टाइम, दैट्स राइट। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए इसका कितना है, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। तो आपको क्या करना पड़ता था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड, इसका कितना है ए का 2, 2 का डिवाइड करोगे, इसका 1 है तो 1 का डिवाइड लगाओगे, ये आपका होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको इसका कंसंट्रेशन तो है नहीं तो इसे तो भूल जाइए, इसकी बात हम करते हैं। तो बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, दैट्स राइट। ये होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का रेट कितना है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो दिया हुआ है 9.5 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, दैट्स राइट। अब अगर आप यहाँ पर इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन, तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या कहता है, रेट लो एक्सप्रेशन आपको कहेगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए की बची हुई जो कंसंट्रेशन होगी उसके, ये लीजिए। बट उसने अपने आप कहा है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बताइए इसका पावर कितना होगा, 2 होगा, दैट्स राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनल को उठाएंगे इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ए और कंसंट्रेशन पावर 2, ये लीजिए।
अब इसका डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे तो देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ से कितना है, ये रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है 9.5 इंटू 10 की पावर -5, दैट्स राइट, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था आपको याद है, ये लीजिए 0.01 और पावर 2 करनी पड़ेगी मोल पर लीटर, दैट इज मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, के आपका निकल के आ जाएगा, बोलेगा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू के निकालना, इस केस में क्या लगा दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए। जब इस केस में डिवाइड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.01 की पावर 2, ये लीजिए, इस केस में डिवाइड लगा दीजिए। यूनिट यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड है, यहाँ पर मोल पर लीटर होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, उसको हम सीधा कैलकुलेट कर देंगे, ये आपके पास हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01, तो ये आपके पास होने वाला है 9.5 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई, यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.01 की पावर 2 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 0.01, दैट्स राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, आपके पास यहाँ से आएगा 9.5 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास हो जाएगा 0.0001। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से बेटा, ये जो है इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, k इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 की पावर -5, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है इसमें देखिएगा पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या सीधा आप काट सकते हैं इसको यहाँ से, तो वहाँ पर बचेगा 10 की पावर -1, तो k इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब पॉइंट को एक आगे और ले जाइएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 0.95, ठीक है। अब 0.95 हो गया है, अब इसका यूनिट कैलकुलेट करना है। तो उसने कहा है पहले सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और यूनिट क्या होगा, यूनिट होता है मोल 1 माइनस ऑर्डर, ठीक है, लीटर, लीटर में क्या होता है ऑर्डर माइनस में 1, और सेकंड होता है इनवर्स, दैट्स राइट। मोल ऑर्डर कितना है सेकंड, तो 1 - 2 करेंगे तो आएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और इसको भी सही कैसे लिखेंगे, तो आपको लीटर पहले लिखना है, तो लीटर, हालांकि ये भी सही है, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसका सही होगा, ऐसा लिखा जाता है। वैसे दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बट लास्ट ईयर प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, बट दिस इज़ मोर करेक्ट, पॉजिटिव वैल्यू पहले और नेगेटिव बाद में, इसलिए ये लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। इसके बाद चलो एक और न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल अभी मैं सॉल्व कराऊंगा ये CBSE एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखिएगा, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। N2O5 आपके पास में है गैसियस स्टेट में, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है 4NO2 और O2 बन रहा है, 2 इसके होंगे। उसने अपने आप बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप उसने क्या कहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये भी गैस और ये भी गैस आपकी बनी है, दैट्स राइट। चलिए अब पूछ क्या रहा है, पूछा उसने कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट आपको करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें,
डाटा क्या दिए हैं, डाटा समझना है। डाटा जो उसने दिया है ना, ये इंटरेस्टिंग है और बड़ा कन्फ्यूजन का भी है। डाटा जो उसने दिया है, उसने कहा कि जब आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और कब किया, जब टाइम कितना था, 0 सेकंड जब थी, तो उस समय जो टोटल प्रेशर था वो टोटल प्रेशर था 0.5 एटमॉस्फेरिक। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में जब आपने चेक किया, जब टाइम 100 सेकंड हो गया, तो जो टोटल प्रेशर था, ये प्रेशर है और ये है आपका टाइम, ये टोटल प्रेशर जो था ये हो गया 0.512 एटमॉस्फेरिक। दैट्स राइट, 0.512 एटमॉस्फेरिक हो गया टोटल प्रेशर। अब रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर दीजिए। रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें भाई? तो देखिए आपको सारा हिंट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। उसने अपने आप क्वेश्चन में बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो रेट कांस्टेंट तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप कहोगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन टाइम और लॉग। क्या लॉग लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? तो आपको याद हो ऊपर क्या लिखते थे, ऊपर लिखते थे हम इनिशियल, और नीचे क्या लिखते थे, नीचे लिखते थे हम फाइनल। अब इनिशियल क्या, अगर रिएक्टेंट आपका लिक्विड सॉलिड है तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, और अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस है तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। ये लीजिए, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। तो इनिशियल प्रेशर जो है उसको मैं क्या कह दूँ, पी नोट कह दूँ, और फाइनल प्रेशर को क्या कह दूँ, पी कह दूँ या पी एस कह दूँ, ये फाइनल है, या पी कह सकता हूँ या पी एस कह दूँ, ये इनिशियल है। तो अब आपको यहाँ गैसियस है ना, तो आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगेगा रेट कांस्टेंट के को सॉल्व करने के लिए, दैट इज 2.303 अपॉन टी लगने वाला टाइम लॉग, ऊपर लिखना पड़ेगा इनिशियल प्रेशर और नीचे लिखना पड़ेगा आपको फाइनल प्रेशर, दैट इज़ फाइनल प्रेशर। ये लीजिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट के को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनिशियल प्रेशर कितना है और फाइनल प्रेशर कितना है, टाइम कितना लगा, 3 डाटा अगर आपके पास में हो तो इसका रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इस डाटा को समझ लीजिएगा। पहले देखो, ये गैसियस रिएक्शन है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी कंटेनर में कराई जाएगी। तो ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में स्टार्टिंग में आपने क्या रखा, स्टार्टिंग में इस कंटेनर में आपने N2O5 को फिल किया हुआ है बेटा, स्टार्टिंग में आपने इसमें N2O5 को फिल किया हुआ है। जब t इज इक्वल टू 0 टाइम जब था, 0 सेकंड जब टाइम था, तो इसमें ओनली N2O5 तो होगा, बस केवल सारा का सारा N2O5 ही है, तो सारा प्रेशर इसी का होगा। तो स्टार्टिंग में t बराबर 0 टाइम पर जो प्रेशर है दैट इज इनिशियल प्रेशर, वो आपका P नोट बन जाएगा, और इनिशियल जो प्रेशर है 0 सेकंड पर वो कितना है, वो है 0.5 एटमॉस्फेयर। तो आपको यहाँ से P नोट तो मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, P क्या होता है, फाइनल प्रेशर। किसका फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर टोटल नहीं, फाइनल प्रेशर केवल N2O5 का। अब देखना क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगी बेटा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो N2O5 है ये डिकम्पोज होगा, ये N2O5 डिकम्पोज होगा, और जब ये दोनों के दोनों डिकम्पोज होंगे उससे यहाँ क्या बनेंगे, उससे यहाँ पर बनने वाले हैं 4 NO2। एक NO2 बन गया, दूसरा NO2 बन गया, तीसरा NO2 बन गया। देखो कितने मॉलिक्यूल रिड्यूज हुए हैं इसके, कितने डिसअपियर हुए, मॉलिक्यूल तो 2 डिसअपियर हुए हैं, लेकिन NO2 के यहाँ पर 4 नए मॉलिक्यूल बन गए, एक O2 का बन गया। तो बताइए इस कंटेनर में टोटल मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस एटम वो इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? पहले 1 2 3 4 ही मॉलिक्यूल थे, 4 के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वो इतना था। अब जैसे रिएक्शन हुई ये 2 डिकम्पोज हो गए, तो 2 तो यहाँ से रिड्यूज हुए, और यहाँ से देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए। तो ओवरऑल 3 नए मॉलिक्यूल जो है ना वो यहाँ से बन गए। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए बेटा, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ेगा। तो बताइए टोटल प्रेशर इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? जब टाइम 100 हो गया था, 100 सेकेंड टाइम हो गया था, तो जो फाइनल जो प्रेशर है P टोटल जो है, P टोटल इसको मैं कह सकता हूँ या फाइनल में कह सकता हूँ,
टोटल जो प्रेशर है वो है 0.512 एटमॉस्फेरिक। लेकिन बेटा ये जो टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है ना 100 सेकंड पर, टोटल जो प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.512, इस टोटल प्रेशर में तो इन सब का कंट्रीब्यूशन है, NO2 का, O2 का, सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो हमें टोटल प्रेशर जो है इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, तो सबका प्रेशर थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, जो N2O5 है उसका इनिशियल प्रेशर और उसी का ही फाइनल प्रेशर चाहिए, उसी की इनिशियल कंसंट्रेशन, उसी की ही रिमेनिंग कंसंट्रेशन चाहिए, उसी का ही रिमेनिंग प्रेशर चाहिए। यहाँ तो क्वेश्चन में उसने टोटल प्रेशर दिया हुआ है, याद रखना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में तो N2O5 का भी कंट्रीब्यूशन है और NO2 और O2 उनका भी कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। टोटल प्रेशर में हमें सबका कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हमें केवल N2O5 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, बस केवल इसका कितना प्रेशर है। तो ये जो टोटल प्रेशर है ना आपके पास में, इस टोटल प्रेशर में से आपको केवल N2O5 का रिमेनिंग प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस N2O5 का जो रिमेनिंग प्रेशर आएगा ना, उस रिमेनिंग प्रेशर को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। यही गड़बड़ होती है। आप क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर, आपने कहा सर इनिशियल प्रेशर तो स्टार्टिंग में N2O5 था, इनिशियल प्रेशर ये है 0 टाइम पर, ये तो आपने लिख दिया। फाइनल प्रेशर क्या है, कहोगे सर 100 सेकंड पर प्रेशर इतना है, फाइनल प्रेशर जो है वो इतना है। अरे भाई फाइनल प्रेशर जो है इतना, उसमें तो N2O5 और NO2 O2 उन सबका कंट्रीब्यूशन है, आपको सबका थोड़ी लिखना है, आपको तो N2O5 का लिखना है फाइनल प्रेशर कितना है। इनिशियल तो केवल N2O5 का ही था इतना, बाकी क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये थे ही नहीं। आपको फाइनल प्रेशर, रिमेनिंग प्रेशर, इनका रिमेनिंग का लिखना है। N2O5 का प्रेशर कितना लगा वो बताइए, बस केवल ये आपको लिखना है, दैट इज फाइनल प्रेशर या रिमेनिंग प्रेशर ऑफ P, ये यहाँ रिटर्न करेंगे। तो ये तो एक और बड़ी समस्या हो गई कि सर हमें तो टोटल प्रेशर पता है कितना है, टोटल प्रेशर इतना है, लेकिन टोटल काम का नहीं है, टोटल में तो इन सब का कंट्रीब्यूशन हो गया, हमें केवल N2O5 का चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ये जो N2O5 का प्रेशर है ना, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। N2O5 का प्रेशर कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे सर इसे कैसे कैलकुलेट करें भाई, तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 11th क्लास से अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिएगा, कंटेनर में क्या भरा हुआ है आपने, कंटेनर में आपने फिल किया हुआ है N2O5 जो कि गैसियस है। जब ये रिएक्शन करता है तो NO2 बनती है गैसियस और O2 बनती है गैसियस। बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन जो है वो है, इसके जब 2 मोल्स डिकम्पोज होते हैं तो इसके 4, इसका 1 मोल बनता है। ठीक है, इनिशियल जब टाइम इज इक्वल टू कितना था 0, तो इसमें केवल N2O5 था, और इस N2O5 का जो प्रेशर था दैट इज़ P0, इस N2O5 का जो प्रेशर था वो था 0.5। स्टार्टिंग में ये तो दोनों थे ही नहीं, ये दोनों तो क्या हो गए 0 होंगे, दैट्स राइट। जब टाइम आपका कितना हो गया 100, तो अब मुझे बताओ 100 जब टाइम होगा, 100 सेकंड टाइम हो गया है, तो इसमें से N2O5 में से सम मोल ऑफ N2O5 विल बी डिकम्पोज्ड। ये जो टोटल N2O5 है इसमें से N2O5 के कुछ मोल डिकम्पोज्ड होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल डिकम्पोज्ड होंगे। जब डिकम्पोज्ड होंगे तो उससे इसके प्रेशर में कमी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल प्रेशर में कमी आएगी। तो 100 सेकंड पर मान लीजिए इसका X प्रेशर जो था वो रिड्यूज हो गया, या X जो मोल थे ना वो रिड्यूज हो गए, क्योंकि X मोल रिड्यूज होंगे तो X प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, दैट्स राइट, X प्रेशर कम हो जाएगा। तो 100 सेकंड पर इसका प्रेशर कितना बचा, तो इसका टोटल कितना लगा हुआ था 0.5, जब इसमें से X खत्म हो गया, वो NO2 उनमें कन्वर्ट हो गया, तो इसका कितना प्रेशर बचा होगा, इसका प्रेशर जो है वो बचा होगा, जो P0 आपका है इनिशियल प्रेशर, उसमें से X खत्म हो गया होगा। कितना खत्म हो गया होगा, X खत्म हो गया होगा। अब सुनिएगा इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या कहता है, वो कोफिशिएंट सुनिएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहता है कि जब इसके 2 मोल रिड्यूज होते हैं 2, तो इसके 4 और इसका कितना बनता है 1 बनता है, दैट्स राइट। अगर मान लीजिए इसके X नहीं जो रिड्यूज हुए ना यहाँ से, अगर इसके 2X रिड्यूज हुए हों 2X, तो बताइए NO4 के कितने बनेंगे, NO4 के 4X बनेंगे, और इसका कितना बनेगा X बनेगा। इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहता है कि जी अब N2O5 के 2 मोल रिड्यूस होंगे, डिकम्पोज होंगे, तो इसके 4 मोल्स बनेंगे और इसका 1 मोल बनेगा,
दैट्स राइट। तो इसका जो टोटल प्रेशर था पहले वो 0.05 था या पी नोट था, उस पी नोट में से अगर 2x इसका रिड्यूस हो गया तो 2 मोल रिड्यूस हुए तो इसके कितने मोल बनेंगे 4 मोल। तो इसका कितना प्रेशर लगेगा 4x प्रेशर इसके कारण से क्रिएट होगा NO2 के कारण से, और 1x प्रेशर जो है वो किसके कारण से क्रिएट होगा, इसके कारण से क्रिएट होगा। दैट्स राइट। तो पी नोट स्टार्टिंग का जो इसका प्रेशर था वो कितना था, वो था 0.5। अगर उस 0.5 प्रेशर के अंदर से 2x अगर इसका प्रेशर कम हो जाए क्योंकि ये डिकम्पोज्ड हो गया, तो फिर 4x जो प्रेशर है वो किसके कारण से अप्लाइड होगा, वो NO2 के कारण से अप्लाइड होगा, और 1x जो प्रेशर है वो किसके कारण से अप्लाइड होगा, O के कारण से अप्लाइड होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ जो टोटल प्रेशर है उस टोटल प्रेशर में N2O5 का प्रेशर का भी कंट्रीब्यूशन है। N2O5 का प्रेशर कितना है, जो शुरू वाला जो प्रेशर था उसका 0.5 वाला, उसमें से 2x माइनस कम, तो 0.5 माइनस 2x इतना तो है इसका, ठीक है। फिर जो NO2 यहाँ पर बने उन NO2 का प्रेशर कितना है, NO2 का जो प्रेशर है वो है 4x, और फिर जो ऑक्सीजन यहाँ बनी उस ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है x। अगर इन सब प्रेशर को मिला दें तो बोलो टोटल प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा टोटल प्रेशर। चलिएगा तो बताइएगा टोटल प्रेशर कितना होगा। टोटल जो प्रेशर है वो प्रेशर होगा इसका कितना, इसका है 0.5 माइनस 2x, इसका कितना है, इसका है 4x, और इसका कितना है, इसका है x। इसे सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे -2 है, ये 4x है, ये डिडक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 2x में 1x जोड़ेंगे 3x। तो जो टोटल प्रेशर आपके पास आएगा वो आएगा 0.5 माइनस 3x। और बताइए टोटल प्रेशर है कितना, टोटल जो प्रेशर यहाँ पर लगा है 100 सेकंड पर वो तो इतना है। तो जो टोटल प्रेशर है वो कितना है आपके पास में, वो है 0.512 है टोटल प्रेशर, ठीक है। तो बताइए अगर टोटल प्रेशर आपके पास इतना है तो यहाँ से x कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर x को कैलकुलेट करना है तो क्या कीजिए, इसको उठा के कहाँ लाइए, इसको कैलकुलेट करना है तो इसको उठा के कहाँ लाइए, सॉरी माइनस प्लस x होगा ना, ये प्लस x, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है तो इसको उठा के इधर लाइए, कितना हो जाएगा, इसे अगर मैं सॉल्व करूँ इधर साइड में तो 3x ये रह गया, 3x उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो उधर है 0.512, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0.5, बोलेगा 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, इससे इसको डिडक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.012, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.012 में डिवाइड लगा दीजिए 3 का, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.04, ये लीजिए x की वैल्यू आ गई। अब देखो x की जो वैल्यू आई है उस x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यहाँ जब रखेंगे तो आपके पास 100 सेकेंड टाइम पर N2O5 जो है इस N2O5 का प्रेशर आ जाएगा, N2O5 का 0 टाइम पर या इनिशियल प्रेशर इतना, और 100 सेकेंड पर इसका प्रेशर कितना, जो उसका इनिशियल प्रेशर था 0.5 उसमें से 2x घटा दो तो आपके पास 100 सेकंड पर इसका प्रेशर आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ गई है, x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा P फाइनल जो प्रेशर है उसका वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 माइनस 2x, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0.5 माइनस 2 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 आ जाएगा, 0.08 को यहाँ पे रख दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 0.42, या लीजिए ये आपके पास आ गया है किसका प्रेशर, N2O5 का प्रेशर। N2O5 जब यहाँ स्टार्टिंग में था तो इसका प्रेशर था 0.5, जब 100 सेकंड हुई तो ये कुछ डिकम्पोज हुआ होगा तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर कुछ घटेगा, और घट करके कितना रह गया, इतना रह गया है प्रेशर। अब आपके पास में दोनों वैल्यू आ गई हैं, दोनों वैल्यू रख दीजिए, बोलेगा रेट कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू 2.303। टाइम कितना लगा रिएक्शन को होने में, टाइम लग गया 100 सेकेंड, 100 सेकेंड log
इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियल जो प्रेशर था वो था 0.5 और फाइनल जो प्रेशर बचा अब उसका, तो क्वेश्चन में आपको वो टोटल प्रेशर देगा, याद रखना है टोटल प्रेशर, लेकिन उस टोटल प्रेशर में तो बाकी का भी कंट्रीब्यूशन है, उन सब का कंट्रीब्यूशन हटा के केवल जो रिएक्टेंट है उसका आपको फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है 0.42। ये लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपके पास है आगे इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से लोग 0.5 माइनस इसको रख के सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आपका होगा 2.303 अपॉन में 100 लोग 0.5 माइनस क्या कर दीजिएगा, लोग 0.42। लोग से लॉग टेबल से दोनों की वैल्यूज़ देखिएगा, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर रख दीजिएगा, रखने के बाद सोल्व कर लीजिएगा, के का आंसर आ जाएगा, के इज इक्वल टू आएगा 4.88 इंटू 10⁻⁴, दैट्स राइट, पर सेकेंड। या लीजिए, इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा जो क्वेश्चन है ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट्स राइट। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन में क्या करेगा, टोटल प्रेशर आपको देगा, बट टोटल प्रेशर आपका काम का नहीं है, आपको केवल रिएक्टेंट का प्रेशर लिखना पड़ेगा। अब रिएक्टेंट का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट का प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, कुछ और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है बेटा उनको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।